हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में। ब्रॉडर एम्ब्रेला जो हमारा फंडामेंटल राइट चल रहा है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 हमने कवर कर लिया, 26 कवर कर लिया, अब 27 और 28 रह गए हैं क्योंकि 4 आर्टिकल्स आते हैं अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में, आर्टिकल 27 के बारे में। इसका टाइटल क्या है? अगर कोई भी पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन्स किसी रिलीजियस संस्था को चला रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सरकार ने हमारे हिंदुस्तान में एक छूट दे रखी है उन्हें, डैट दे हैव फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में बात करी थी। लेकिन अब इसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड आर्टिकल की फॉर्म में इसको बात करते हैं। आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को कभी मजबूर ना करा जाए कि उसको टैक्सेस पे करने पड़े अगर वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को या रिलीजियस डिनोमिनेशन को, मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप को या फिर प्रमोशन ऑफ वर्शिप को या कोई भी धार्मिक स्थल को, किसी भी आश्रम को, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मोनेस्ट्री, चर्च, ऐसा कोई भी चीज़ अगर वो चला रहा है, ठीक है, अगर वो पर्सन उसको उसकी प्रमोशन में या उसकी मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ भी काम करता है, मान लो उसने और भी प्रॉपर्टी लेकर उसको थोड़ा सा और बड़ा करा दिया, बगल का कुछ एक जगह खाली पड़ी हुई थी, उसने पर्सन ने वो भी खरीद के अपने मंदिर मस्जिद वगैरह को उन लोगों ने मिलकर और एक्सपेंड करवा दिया, उस आश्रम को थोड़ा सा और बड़ा करवा लिया, तो यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, ये कुछ किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने वाला, जीएसटी वगैरह किसी भी चीज़ के ऊपर। दूसरे शब्दों में, अगर हम लोग आसान शब्दों में समझे इस बात को, तो जो स्टेट है, जो नेशन स्टेट है, जो सरकार है, ठीक है, यहां पर एक चीज और बोल रखी है कि सरकार, ऐसा नहीं है कि इसकी प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए सरकार पैसा देगी। क्या कभी भी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की निर्माण के लिए सरकार पैसे देती है क्या? बताओ, कभी सुना है कि बजट में अंदर के हम इस साल गुरुद्वारे को 25,000 करोड़ रुपए देंगे, मस्जिदों को 30,000 करोड़ रुपए देंगे? ऐसा कभी सुना है आपने किसी बजट एलोकेशन में? बताओ, नहीं ना, ये चीज नहीं होती है। स्टेट जो है ना, इट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी, क्योंकि वो पैसा किसका है? जो बजट एलोकेशन होती है वो पैसा किसका होता है? जनता का, है ना। और जनता का पैसा कैसे पहुंचता है सरकार के पास? माध्यम क्या है उसका? मीडियम क्या अर्पित? सरकार क्या करती है? जन टैक्स, टैक्स इंपोज करती है, ठीक है, बाय वे ऑफ टैक्सेशन। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के स्ट्रक्चर या रिलीजन की जनरल प्रमोशन और उसकी मेंटेनेंस के लिए ना, कभी भी यहाँ पर सौगंधा स्टेट का मतलब है नेशन स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो सौगंधा कंफ्यूज मत होना कि लक्ष्मीकांत में जब भी स्टेट दे रखा होता है ना, तो ऐसा मत समझना डैट ये स्टेट वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, नहीं, मतलब जनरली पॉलिटी के अंदर स्टेट को नेशन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो किसी भी रिलीजन की प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए मतलब सरकार मदद नहीं करेगी, ठीक है। ये जो प्रोविजन है ना, ये एक चीज पर पाबंदी लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रोविजन लगाता है। ये वाला जो प्रोविजन आर्टिकल 27 का, दिस, ये जो प्रोविजन है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट, कि स्टेट कभी भी किसी भी रिलीजन को एज कंपेयर टू अदर रिलीजन कभी भी फेवर नहीं करेगी, किसी को सपोर्ट नहीं देगी। पेट्रोनाइज और सपोर्ट का मतलब एक ही बात होता है, और पेट्रोनाइज में मतलब थोड़ा सा ये होता है कि ऐसे सपोर्ट करना कि थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए पैसे दे देना, मेंटेनेंस के लिए पैसे दे देना, ये वाला काम स्टेट नहीं करेगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट जो टैक्सेस हैं दे कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। ध्यान से सुनना, किसी भी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से डिस्क्रिमिनेट करते हुए किसी को फेवर, पेट्रोनाइज या सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर अगर टैक्सेस को यूज करना है अगर सरकार को, तो फिर सरकार कुछ ऐसा प्रावधान बनाए कि फिर सभी रिलीजन की मेंटेनेंस मतलब हो सके, धार्मिक स्थलों की, और वो करके किसी में फिर भेदभाव ना हो। समझ गए? यहां पर इसका सिंपल सा मीनिंग दोस्तों ये है, हिंदुज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म एक्सेट्रा, सरकार की अगर कोई भी आइडियोलॉजी है ना, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, राइटिस्ट आइडियोलॉजी, रिलीजियस टर्म्स में कोई आइडियोलॉजी,
सरकार ये ना सोचे कि हम ना इसको फेवर करते हैं, इसको फेवर करते हैं, इसको फेवर करते हैं और बाकियों को इग्नोर कर दिया। नहीं, आर्टिकल 27 के इंटरप्रिटेशन ध्यान से समझो। सरकार कभी भी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में किसी एक रिलीजन को ज्यादा फेवर, पेट्रोनाइज और सपोर्ट नहीं कर सकती है। टैक्सेस को अगर यूज करना ही है, अब पैसे सरकार खुद तो क्रिएट करेगी नहीं, पैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, इससे तो कभी भी सरकार सपोर्ट करेगी नहीं किसी को भी। सरकार के पास हमेशा किसी भी चीज के लिए जो जेब खर्ची होती है वो जनता का पैसा होता है, दैट कम्स थ्रू वे ऑफ टैक्सेशन, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो टैक्सेस की मदद से सभी के सभी रिलीजन को प्रमोट करा जा सकता है और मेंटेन करा जा सकता है, सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, रिलीजियस डिनोमिनेशन का। यानी कि यहां पर बात यह है, नॉट वन पर्टिकुलर रिलीजन बट ऑल रिलीजन्स। ठीक है, ये जो प्रोविजन है एक चीज के ऊपर पाबंदी और लगाता है, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवाई ऑफ अ टैक्स एंड नॉट फी। यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा रिलीजियस डिनोमिनेशन को। ये तो आर्टिकल 27 की टोन ही है। ये देखो, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन और मेंटेनेंस ऑफ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। लेकिन किसी भी प्रकार की अगर फी देनी है तो वो देनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन किस प्रकार की एक्टिविटी कहीं कंडक्ट करवा रहे हैं, कुछ भी कंडक्ट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं फी का मतलब बता दूं, एक नेचर बता देता हूँ फी का जनरली, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये बताना जरा ये फी क्या होती है रिलीजियस डिनोमिनेशन की टर्म्स में, इसका कोई एग्जाम्पल दो। तो देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो शाइनी के किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कोई एक धार्मिक संस्था वाले कोई प्रोग्राम आयोजित करवाना चाहते हैं। ठीक है, उनको एक मैदान चाहिए बहुत बड़ा सा, कोई रैली करने के लिए या किसी भी चीज़ का कोई बहुत बड़ा कोई महोत्सव है उसके लिए। ठीक है, अब उसको एक दिन को बोरो करने के लिए जितना पैसा बनता है, वो मान लो कोई मैरिज गार्डन हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो बंदा वहां पर जो ओन कर रहा है उसको, या अगर वो सरकारी ज़मीन भी है तो एक दिन का कुछ रेंट तो होता ही होगा ना। इतने सारे लोग आएंगे, रुकेंगे, प्रोग्राम आयोजित होगा, वो होगा। ऐसे तो फिर अगर अर्पित ये फी वाला प्रोविजन ना हो तो मुझे एक बात बताओ सौगंधा, ये तो फिर कोई भी धार्मिक संस्था किसी भी ब्लॉक में, मोहल्ले में, किसी के घर तक भी घुसे चले आए कि कोई टैक्स नहीं लगना, कुछ भी लगना। जिस भी पार्क के ऊपर पता चला कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पर जाके रैलियां होने लग गई, परमिशन लेनी पड़ती है। एंड इफ देयर इज अ फी इन दैट पर्टिकुलर रीजन और एरिया तो वो इनको देनी पड़ेगी। टैक्सेस जो होते हैं, जो इनका परमानेंट स्ट्रक्चर है, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, आश्रम, कोई मोनेस्ट्री, चर्च, टैक्सेशन से निजात मिली हुई है, उससे फ्री है, लेकिन फी देनी पड़ेगी अगर कभी भी किसी चीज की प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए कुछ भी अगर कुछ ऐसा सरकार की तरफ से अगर इंपोज होती है कि इसके लिए इतनी पर्टिकुलर फी देनी पड़ेगी तो वो देनी पड़ेगी। मानते हो आप इस चीज को? एक बात और बता देता हूं, जैसे मान लो कोई एक यात्रा निकल रही है यार पे, ठीक है, इमेजिन करो कोई एक यात्रा निकल रही है। धार्मिक संस्था ने ये बोला कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आएंगे और यात्रा निकलेगी, आप कृपया इस रास्ते से या इस हाईवे से, इस एक्सप्रेसवे से बाकी गाड़ियों का जो चाल चलन है उसको थोड़ा सा मोड़ दो, उसका उनका रुख मोड़ दो। सारी गाड़ियां अगर यहां से आ रही हैं ऐसे ऐसे करके तो उनको ऐसे ना करके यहां से मोड़ दो। ये जगह हमारी टोटली तरीके से फ्री कर दो, ये रास्ता, ये गली मोहल्ला टोटली फ्री कर दो। अब जो प्रशासन को जो असुविधाएं जो होंगी तो उसके लिए पुलिस वाले या सीआरपीएफ के जवान या जो भी तैनात करना पड़ा, बस एक इमेजिन करो सिचुएशन को। तो सरकार ने बोला या उस जगह के लोकल प्रशासन ने बोला कि इतनी फी लगेगी इसके लिए, तो वो तो देनी पड़ेगी ना। वरना ऐसे तो अगर ये चीज ना हो, सौगंधा एक बार बताना, सारे के सारे ये जो धार्मिक संस्थाएं वाले हैं पूरे देश के हाईवे और एक्सप्रेस वे पे और सारी रोडों पे घूमते फिरना मिले दिन रात, देश में तो चक्का जाम हो जाएगा, है कि नहीं? ये चीज है। क्या ये फी वाली चीज सबको समझ में आई? बताओ। ठीक है, ये फी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, जैसे आप अगली लाइन ही देखो, दिस इज बिकॉज जो फी का पर्पस है ना, फी का पर्पस ये है, फी लगाने का पर्पस ये है, इंपोज करने का पर्पस ये है, टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ना कि किसी रिलीजन को
प्रमोट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बस ये फी ली जाती है, ठीक है। तो फी किस किस पे लगाई जा सकती है? फी कैन बी लिवाइड ऑन पिलग्रिम्स, ताकि उनको स्पेशल सर्विसेज मिल सके उनकी सेफ्टी मेजर्स वगैरह के लिए। मैंने बोला ना कि जैसे एक पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कोई मान लो कोई किसी को एक जगह चाहिए, कोई मैदान चाहिए, कोई रुकने के लिए, अपने सेवकों के लिए कुछ मतलब एक जगह चाहिए रात को, काइंड ऑफ धर्मशाला टाइप, ठीक है। तो उसके लिए जो भी प्रावधान करे जाएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ फीस तो लगेगी, ये चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि लगेगी, लेकिन यहाँ पर ये वाली बात चल रही है, समझने की कोशिश करो उसको। जिसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है फी अगर लगाना चाहे सरकार तो धार्मिक संस्था मना नहीं कर सकती कि हम नहीं दे रहे फी, समझ गए। टैक्स सरकार लगा नहीं सकती अर्पित, लेकिन अगर फी लगाना चाहे तो धार्मिक संस्था मना नहीं करेगी। वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वो सिचुएशन के ऊपर और किस कंटेक्स्ट में क्या रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली फी कैन बी लिवाइड ऑन रिलीजियस एंडाउमेंट्स फॉर मीटिंग द रेगुलर एक्सपेंडिचर। अगर उनको रेगुलर कोई मतलब जो एक्सपेंडिचर आ रहा है किसी भी चीज़ का या कुछ भी, अगेन ये वही है कि यात्रा निकालना या कुछ भी करना है ऐसा करके, तो उसके लिए मतलब फ़ी वगैरह लिवाई करी जा सकती है। एंड कंफ्यूज मत होना, ये रिलीजियस एंडाउमेंट का मतलब डिनोमिनेशन ही होता है, स्ट्रक्चर ही होता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह ही होती है, प्लेस ऑफ वर्शिप से जुड़ी हुई कोई जगह ही होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एंडाउमेंट अब क्या है, क्या ये डिनोमिनेशन से अलग है? नहीं, एक ही बात है, बस अंग्रेजी लिखी हुई है संविधान में ऐसी, उस वजह से। क्या ये आर्टिकल 27 समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? हम आगे बढ़ सकते हैं? बताओ बताओ, पूछो। गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ऐसे करता है क्योंकि वहाँ पर ऐसा ये चीज़ होती है कि जहाँ पर जिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में मान लो कि मनी का इनफ्लो मान लो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको तो टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट उन जगह को जैसे कंट्रोल करती है जो धार्मिक स्थल जिनकी मतलब एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस सिर्फ एक रीजन तक सीमित ना होकर पूरे देश तक जब सीमित होती है इसमें, तब ऐसा होता है। और वहाँ पर फिर एक और चीज़ होती है, जैसे आप ये जानते होगे ये वाली बात, इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं पुजारी और महंत के लिए अंदर ही, मतलब जैसे गुरुद्वारे में होते हैं ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, उसके लिए भी इलेक्शंस कंडक्ट होते होंगे पक्का, आपको पता होगा जगन्नाथपुरी टेम्पल में, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए फेयर तरीके से, अब एक बात बताओ ना अब इसमें, यार देखो अर्पित, इंसानी काम कर रहे हैं सारी रिलीजियस संस्थानों के अंदर। अगर सरकार थोड़ा सा भी मैनेजमेंट अगर पीछे छोड़ दे अपना, जैसे अगर हम लोग मान लो शाइनी वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को ले आए, जो कि हमने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था लक्ष्मीकांत के, तो उसमें इसमें क्या होगा, वहां पर तो वन आर्म डिस्टेंस से दूर रखता है स्टेट अपने आप को रिलीजियस अफेयर से। लेकिन हमारे यहाँ जब इंटरफेयर करना होता है तो हम करते हैं, मतलब हमारे यहाँ बोल रखा है ना, हम लोग पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं ना। तो इसमें क्या है, जो इलेक्शंस है ना, अब इसमें तो फिर ये भी हो सकता है कि मारकाट लड़ाई झगड़े होने लग गए, पता चला। और ये छोटा मोटा कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर तो नहीं है, इसकी तो जो पहुंच है वो तो पूरे वर्ल्ड तक है। जगन्नाथपुरी को छोटा मोटा टेंपल थोड़ी ना है। तो उसको अच्छे से उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ये चीज करी जाती है। उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज मतलब वो चीज होगी, लेकिन सरकार फिर भी काइंड ऑफ उन्होंने कमांड अपने हाथ में ले रखी होती है, एंड दिस इज अलाउड। और ये किस बेसिस पे अलाउड है? फिर बेस में ये भी तो देखो ना, टैक्स नहीं ले रहे हैं, ये भी तो बात है यार। कल को एक बात बताना जरा, कोई एक बोल्ड डिसीजन लिया, जैसे किसी ने मान लो कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, मेरी मेजोरिटी में सरकार है मान लो पे, ठीक है, मेरे को आए हुए एक हफ्ता हुआ है और मैंने ये अनाउंस कर दिया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन पे जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, बहुत बड़े बड़े, हर किसी पे नहीं, ये नहीं कि गली नुक्कड़ के कोने वाले शिव जी के मंदिर पर या फिर कहीं पर छोटी सी एक कोई मजार बनी हुई है, वहां पर बड़े रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिनोमिनेशंस हैं, वहां पर आप जानते हो कि चढ़ावा बहुत चढ़ता है। जगन्नाथपुरी में भी इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर उनके दरवाजे अगर खोले जाए तो सोना ही सोना बहेगा, है ना। अब अगर सरकार को ये लगता है, मान लो एक मैं सिचुएशन दे रहा हूं, ऐसा कभी कोई बोल्ड डिसीजन इतना तो लेगा ही नहीं, पहली बात है, ठीक है। मान लो कि अगर सरकार को ये लगे कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने ही वाली है और सिर्फ एक ही सोर्स रह गया है पैसे का,
कि जो पड़ा हुआ मंदिरों के अंदर खजाना है इसको बाहर निकाला जाए, इनके कमरे खोले जाएं। उसके लिए टैक्स इंपोज करना है, या फिर वो पैसा काइंड ऑफ सारी जमीनें तो देश में सरकार की होती हैं, उससे पैसा निकालना है। वो अलग बात है कि यहां पर सोसाइटी के एंगल को हटा दो कि दंगे होने लग जाएंगे, लोग विरोध करेंगे, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में बात कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज दंगे होने लग जाएंगे इसका मतलब ये नहीं होता कि डिसीजंस नहीं लिए जाएं, ठीक है। लेकिन मान लो कि सारा का सारा पैसा ना लेके कि एक रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया जाए, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा कि गिरेगा? सोचो जरा कितना बढ़ेगा सरकार का रेवेन्यू, बताओ जरा। इससे बढ़ने लगेगा सरकार का रेवेन्यू के नहीं? ये टैक्सेशन से निजात दिलवाकर बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास, डिनोमिनेशन के पास, बताना जरा। और ये चीज अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे ना अगर सौगंधा इंटरव्यू में कि हमारे देश की ब्यूटी किस चीज में लाई करती है, तो आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये यूरोपियन कंट्रीज या सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती तो वहां पर ऐसा ऐसा होता कि बताओ टैक्सेशन फ्री कर देते उनको, बताओ। इमेजिन कर सकते हो? मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अगर होती इतने सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में। दूसरी कंट्री तो मुंह फाड़ फाड़ कर इसलिए बोल लेती है कि इंडिया में दंगे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, धर्म के नाम पर वो होता है। भाई इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को संभालना भी बहुत मुश्किल बात है, बताओ भी इसमें है कि नहीं? इतनी डाइवर्सिटी रिलीजियस टर्म्स में किसी देश में दिखती ही नहीं है, जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में। और उसमें से भी हमने टैक्सेशन फ्री करके बहुत ज्यादा राहत नहीं दे रखी अर्पित, बताना जरा रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, है कि नहीं? ये पैसा अगर सरकार के पास आने लग जाए तो सरकार बताना जरा क्या क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकती है, वो सोचो कितना कितना पैसा सरकार के पास जा सकता है। लेकिन इसको इसको छेड़ने के लिए अर्पित आप जानते हो ना, बहुत मतलब क्या कहते हैं, दम चाहिए, गर्दन और इरादे काफी मजबूत चाहिए इसके लिए भी, इसमें नहीं। सरकार नहीं, वो क्योंकि पता है क्योंकि सरकार को क्या लगेगा, अब के लिए तो हम आ गए हैं, 4 साल जैसे ही खत्म होंगे आगे, और जो चौथे 4 साल और बचे हैं उसके बाद कभी नहीं दिखेंगे हम। ये बोल्ड डिसीजंस की वजह से होता है, मतलब वो करके। लेकिन अब धर्म के नाम पर तो फिर बहुत ज्यादा वोट बटोरे जाते हैं ना। हमारे रिलीजन एक बहुत बड़ा एंगल है वोट बैंक पॉलिटिक्स का हमारे देश में, बताओ। अपार्ट फ्रॉम मनी एंड मसल पावर, सब लोग एग्री करते हो इस बात पे? हाँ। हाँ ये लो 27, क्या कह रहे हो? हम्म। हाँ, अलग से नहीं करा जा सकता क्योंकि वो जनता का पैसा है। हाँ। हाँ। अच्छा, मदरसा बोर्ड की बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है। नहीं, वो भले ही वो नहीं कर रहे क्योंकि, लेकिन सरकार पता है क्या मानती है कि ना, कब वो ना, देखो क्या लिख रखा है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो वाली बात बाद में होती है, लेकिन एटलीस्ट पर्सन इज प्रमोटिंग अ रिलीजन। यहां पर मैं बता देता हूं। ये मेंटेनेंस के अंदर अभी वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन प्रमोशन उनका स्टार्ट है, और उन्होंने बोला कि काफी टाइम से स्टार्ट है। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। उसमें थोड़ी सी चूक हो गई, लेट हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो एक सरकारी दस्तावेज के काम है। लेकिन दिस कम्स विद इन द डोमेन ऑफ रिलीजन। और फिर वो पता है थोड़ी सी ना, एक आप ये कह सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट की लेवरेज पे भी डिटरमाइन करता है। अब भाई हमारे देश में जिस तरीके का माहौल है, डिपेंड करता है ना फिर अर्पित की किस तरह की सरकार है, क्या वो देगी कि नहीं देगी, या लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं ऐसे तो। अब मुझे एक बात बताओ थे जरा, आप लोग सब जानते होंगे, ये जो एनजीओ किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ जो अपना सरकार का, जैसे जो एफसीआर एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत एक होम मिनिस्ट्री एक बात पेश करती है इनके सामने कि अपना पूरे साल का कहां से पैसा आया, क्या गया, उसको फाइल करो। और जो फाइल नहीं कर पाते हैं, तो सिंस 2015 कितने एनजीओ, हजारों लाखों एनजीओ बंद नहीं हो गए हमारे देश के अंदर, सबका लाइसेंस रद्द नहीं हो गया? ये चीज है, मतलब सरकार अगर करने पे आए यार पे तो वो कर सकते हैं, बस वो करते नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग एंगल हो सकते हैं, बस बात ही है। लेकिन इसमें एक चीज ये देखा जाता है कि मदरसा के लिए, जैसे आप कह रहे हो कि वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, दे आर मतलब दे आर डूइंग प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। और फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा ना, एक सॉफ्ट पावर का एक एंगल, सॉफ्ट पावर कह रहा हूँ सॉरी, एक सॉफ्ट एंगल ये देखने को मिलता है दैट एटलीस्ट बच्चे यहाँ पर
जो हैं पढ़ाई लिखाई करने आ रहे हैं, या फिर उनका हो सकता है कि बहुत सारा काम रुक जाए, और फिर वहाँ पर अगर कुछ इंस्पेक्शन हुई हो, कुछ भी हुई हो, तो वहाँ पर ऐसी कोई एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज़ या फिर कुछ भी ऐसी कोई मतलब वाहियात चीज़ कुछ मतलब ऐसी मिली नहीं है कि और किसी एक्टिविटी को वहाँ पर प्रमोट करा जा रहा है। उनको एक डेडलाइन दे दी जाती है कि आप मतलब आपने आपको रजिस्टर करवा लो, इतने इतने टाइम तक ऐसे ऐसे आपको रजिस्टर करवाना है, और फिर आराम से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मतलब देखो, इंसान फिर कई जगह पर ये सोचते हैं ना अर्पित, हमारे एरिया के अंदर जैसे कोई भी है, जैसे आप और मैं मदरसा चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, छोटा सा धार्मिक स्थल के आश्रम चला रहे हैं, तो हम इंडियंस की एक आदत क्या होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन में है ना, कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, नरसों करवा लेंगे, बात ही होती है। ठीक है। और हर चीज में फिर इसमें अर्पित एक रिलीजियस एंगल आ जाता है, फिर एकदम से अगर तोड़ा फोड़ी करने अगर ये लग जाओ तो फिर वो धार्मिक मुद्दा बन जाएगा, हो सकता है दंगे होने लग जाए फिर उस एरिया में। बात ये भी होती है। बात सबसे बड़ी यही है, मतलब देखो, अब ये पॉलिटी की बुक ऑब्वियसली बातें मेंशन नहीं करेगी, लेकिन हम जानते हैं ना रियल ग्राउंड्स में चीजें कैसे वर्क करती हैं। अब जैसे एक बार बताना जरा, अब किसी एक जगह को, जैसे मतलब मान लो कि अभी ये बात चल रही है कि करोल बाग में जो हनुमान जी का जो मंदिर है दिल्ली के अंदर, जो कि आपको बजरंगी भाईजान में देखिएगा, वो जो छाती फाड़ कर खड़े हुए हैं हनुमान जी, इसमें राम सीता लक्ष्मण जी हैं, तो ये जो मंदिर है, तो उसको बोला जा रहा था कि थोड़ा सा साइड कर दो, क्योंकि रोड में ना क्या होता है, वो मुड़कर आना पड़ता है लोगों को, तो वो बीचों बीच बन रखा है। जिस टाइम पर वो बना था तो वो ऐसे ही बना दिया गया था। फिर जब ये टाउनशिप बनी, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, और ये पूरा दिल्ली का विकास हुआ, निर्माण हुआ, जब ये मेट्रोज वगैरह निकली, तो थोड़ा सा उसको हटाने की बात चल रही थी, लेकिन लोगों की भावनाओं को आहत ना पहुंचे और फिर दंगे या फिर मोर्चे वगैरह शुरू ना हो जाए, तो ये डिसीजन पेंडिंग के लिए हो जाते हैं। बाकी डिसीजन तो देखो ना जरा, किसी ने इलीगल प्रॉपर्टी वगैरह वो बनाई होती है, एमसीडी तो फटाफट आकर, या जिस भी सिटी की जो कॉरपोरेशन होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, वो तो हाल तोड़ देते हैं आकर इसको। लेकिन अब आप देखो ना, एक अगर शिव मंदिर भी एक गली का अगर टूटता है, कि मान लो फॉर एग्जांपल वहां से अगर बगल से कुछ एक्सप्रेस पे निकलना था, वो निकलना था, वो न्यूज में काफी दिन तक एक हाईलाइटेड चीज रहती है, और पक्का ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पर उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, छोटा ना छोटा एक मंदिर या कोई भी चीज हो। ये चीज है। तो ये चीज मैं वही तो कह रहा हूं कि यही हमारी कंट्री की ब्यूटी है। सुगंधा अगर कभी इंटरव्यू में बोलना तो यही बोलना कि यही हमारी कंट्री की ब्यूटी है, कि इतनी ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ स्टेट, नेशन स्टेट, वो चीज अलाउड है, और कितना ज्यादा टैक्सेशन फ्री सिस्टम और लिबर्टी इतनी ज्यादा, ये सारी चीज अलाउड है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग आर्टिकल 28 पे। आर्टिकल 28, अरबे डाउट क्लियर हो गया। आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अंडर आर्टिकल 28, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसको कंप्लीट तरीके से मेंटेन करा जा रहा हो स्टेट के फंड से। स्टेट के फंड वाले कौन से रिलीजियस ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मुझे जरा बताना, कौन कौन से स्कूल होते हैं हमारे एरिया में जो देखने को मिलते हैं, कंप्लीट जो सरकारी होते हैं। वेरी गुड। केंद्रीय विद्यालय, नवोदया बाल विद्यालय, है ना। तो ये जो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई भी जिसको कंप्लीट तरीके से ये मेंटेन करे जा रहे हैं स्टेट के फंड से, वहां पर किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, क्या कोई मुझे इसको समझा सकता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या। सुबह सुबह स्कूल की असेंबली हुई तो वहां पर क्या नहीं होगा, हाँ, मंत्र उच्चारण, गीता रामायण के पता चला पाठ होने लग गए, है ना, गुरबाणी होने लग गई, कोई कुरान के कोई क्या कहते हैं आयत सुनाई जा रही है, गीता के श्लोक सुनाए जा रहे हैं, महाभारत की कोई कथाएं सुनाई जा रही है, नहीं। इससे क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों कर रखा है, मतलब ये कोई गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, मतलब मान लो सारे चल रहे हैं, मान लो कि चलो 2.5 घंटे असेंबली चलेगी, सारे रिलीजन के चलेंगे, वहां पर जितने स्कूल में बच्चे हैं सबके रिलीजन की लिस्ट बनाई और सारे चलेंगे थोड़े थोड़े आधे आधे घंटे को। इसमें ज्यादा दिक्कत क्या है, बताना जरा सुगंधा, क्या दिक्कत है इस चीज के अंदर। सोच के देखो, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लें क्या बोलोगे। वेरी गुड। हमारा जो स्टेट है वो सेकुलर नेचर का स्टेट है, और वहां पर क्या है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, और ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। वहां पर देखो, ये तो चीज पॉसिबल है ही नहीं, जैसे मैं बोल गया 2-2.5 घंटे सबको टाइम देना चाहिए। और वहां पर फिर ये चीज है कि जिसको अगर ईश्वर में विश्वास है, वो अपनी कंसाइंस के बेसिस पर जाकर भाई साहब घर जाकर कर लेगा पूजा पाठ।
स्कूल इसके लिए नहीं है। सुबह एक प्रेयर होती है, वो मान लिया। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम हो रहा है, वो मान लिया। स्कूल की जैसे प्रेयर होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो कर लिया। लेकिन यहां पर फिर ये पॉसिबल तो है नहीं। बताओ अर्पित कि सभी, मतलब कि अगर किसी एक रिलीजन का कोई एक चीज चल रही है तो फिर वो सभी के लिए चलेगी? बताना जरा। सारे रिलीजन को चलेगी? स्कूल में इतना टाइम तो होता नहीं है नेशनल असेंबली में, बच्चे तो गिर पड़ेंगे धूप में जाकर बेहोश होकर, है ना? बहुत सारी चीजों को सोचते हुए ये वाली चीज बताई गई है। वरना होगा क्या, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर ये चीज नहीं होती ना, और स्कूल का प्रिंसिपल मान लो कोई सरदार है, या वो जैनिज्म से बिलोंग करता है, या वो हिंदू है या मुसलमान है, तो वो पता चला नेशनल असेंबली में वो अपने गुणगान गा, मतलब वो अपनी धर्म के गुणगान गाते रहे, और बच्चे हो सकता है वो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी ना हो क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से हो। और जो इंटरेस्टेड नहीं है, क्या आप उसे फोर्स करवा सकते हो कि आप अटेंड करोगे ये रिलीजियस सेरेमनी? हमारे देश में किसी को फोर्स करवाया जा सकता है कि नहीं तुम्हें ये वाला चीज सुननी पड़ेगी, या ये पूजा अटेंड करनी पड़ेगी, इस हवन में बैठना ही पड़ेगा? अगर आप भले ही उस रिलीजन से बिलोंग करते हो तब भी क्या आपको फोर्स करवाया जा सकता है? नहीं। क्यों? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है। कंसाइंस मतलब क्या होता है इसमें, जैसे हमारी अंदरूनी आत्मा से जो आवाज आती है ना, जिसकी चीज को मानने की या ना मानने की, उसको कंसाइंस कहा जाता है। कंसाइंस इज अ एनर्जी विच इज कनेक्टेड टू सोल। फिलोसफी ये कहती है कंसाइंस को। ठीक है। हाउएवर, ये जो प्रोविजन है, इट शैल नॉट अप्लाई टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको एडमिनिस्ट्रेट तो करा जा रहा है स्टेट के द्वारा, देख रेख उसकी स्टेट कर रही है मान लो, बट इट इज स्टैब्लिश अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट। और वहां पर अगर जरूरत है कि कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए उस इंस्टीट्यूशन में, अगर वहां के बोर्ड ने ये डिसाइड कर रखा है, तो वहां पर ये अलाउड है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। ये जो लिखा हुआ है, फिर से आराम से समझना, इसको ठंडे दिमाग से समझो। ये जो प्रोविजन है, ये किसी भी, जो ऊपर जो प्रोविजन थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं दी जाएगी, ऐसे किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी ऐसे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि कंप्लीट तरीके से स्टेट से फंड से मेंटेन है। अब दूसरा केस ले लेते हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट के फंड से मेंटेन नहीं है, स्टेट उसे सिर्फ एडमिनिस्टर करता है। एग्जाम्पल पहले मैं इतने पार्ट का देता हूं कि जिसको स्टेट एडमिनिस्टर करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन एडमिनिस्टर करता है इसे? सरकार। सरकारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 90+ कॉलेजेस आते हैं। ओके। कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्या हो गया, कोई कुछ बोल रहा है? जो आप कह रहे हो जैसे सरस्वती वंदना होती है, वो बिल्कुल आएगा। चल, वो वहां पर चल क्यों रहा होता है स्कूलों के अंदर? क्योंकि कोई विरोध नहीं कर रहा उसका। और एक और बात होती है, एक बात और बताता हूँ। सरस्वती वंदना चलती है, हनुमान चालीसा भी सुनी है मैंने कई स्कूलों के अंदर, अपने स्कूल के अंदर नहीं, मतलब आसपास के एरिया में सुबह सुबह स्कूल है मेरे घर के आसपास, तो वहाँ प्रेयर वगैरह होती है। तो एक स्कूल है हमारे यहाँ पर, लॉरेंस पब्लिक स्कूल, वहाँ पर हनुमान चालीसा वो हर ट्यूसडे को करवाते हैं। अब वहाँ उसमें सरदार भी बैठते हैं। अब कुछ कुछ ये भी कह सकते हैं कि ऐसा होगा कि अर्पित के कोई मुसलमान नहीं होगा उस स्कूल के अंदर, कोई स्टूडेंट नहीं होता हो, मतलब कोई ना कोई तो हो गई, है ना? लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर ध्यान से सुनना अनुज मेरी बात, अगर बच्चे ने ये बोला कि मैं क्लासरूम में जा रहा हूं मुझे नहीं सुनना, तो उस पर कोई चांटा या मुर्गा बनो या ऐसा कुछ नहीं कर सकता कोई। अब समझ में आई मेरी बात? नहीं नहीं, वो पब्लिक स्कूल ही है, वो सॉरी वो प्राइवेट स्कूल ही है। लेकिन वहां पर क्या कि जैसे ये बज रहा है, जैसे मान लो, और कोई एक मान लो एक सिख लड़का बैठा हुआ है, सरदार सरदार बैठा हुआ है कोई लड़का, ठीक है, या लड़की, उन्होंने बोला हमें समझ में नहीं आती हनुमान चालीसा, हम नहीं बैठेंगे इसमें। प्रिंसिपल मुर्गा बनवाकर चाटा मारकर उनको ये जबरदस्ती नहीं करवा सकता, जेल चला जाएगा वो, और डायरेक्ट बच्चा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समझ गए ये वाली चीज? समझ गए? तो जो सरस्वती वंदना है, कुछ भी होती है, अब जैसे बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है कि कोई सरस्वती महोत्सव है या कोई गणेश चतुर्थी है, अब स्कूल के अंदर प्रोग्राम आयोजित कर रहा हुआ है, लेकिन आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये सुनना पड़ेगा या ये करना ही पड़ेगा। और एक और बात, अगर आप खुद भी उस रीजन से बिलोंग करते हो तब भी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि
क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, मुझे एक बार बताओ, मैंने जैसा कि बताया आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, अथीस्ट को पावर है कि नहीं है? नास्तिक को अथीस्ट ही बोलते हैं ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? अथीस्ट ही बोलते हैं ना इनको, नास्तिक को। हाँ, तो इनको क्या पावर है कि नहीं है? पावर इन द सेंस कह रहा हूँ, सॉरी, पावर कह रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। इनको ये राइट है कि नहीं है कि मतलब हमें नहीं होना, इसको अटेंड नहीं करना? क्या कोई मारेगा उनको? भले वो उस रिलीजन से बिलोंग करते, उसके मम्मी पापा हो सकता है मंदिर के संत महात्मा हो, मौलवी हो, लेकिन वो क्या, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या कोई फोर्स करेगा क्या? नहीं, ये चीज है। तो अब अनुज डाउट क्लियर हो गया वाली चीज क्यों होती है? ठीक है, अब देखो मैं आगे बताता हूँ। कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें आपके डाउट ना बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दीज डाउट्स। वो इस वजह से क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर पूछोगे ना, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की टर्म्स में और एक साइंटिफिक मैनर में अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ना, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर क्या होता है कि अर्पित, ये इंटरव्यू में बहुत प्रवोक करते हैं जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, ताकि वो जान सकें कि आपके अंदर आपकी सोच किस प्रकार की है, धर्म के मामले में या किस मामले में आप बोल्ड डिसीजन ले रहे हो, या एक्सट्रीमिस्ट ग्राउंड पे बात कर रहे हो, या आपके अंदर टॉलरेंस है सभी रिलीजन्स को लेकर, कि आपको कानून की पहचान है कि नहीं है, बिल्कुल कि आप हवा में बातें करे जा रहे हो, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि धर्म के मामले में ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, कि आपके ओपिनियन से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस मैटर करते हैं उस सेंस में। ठीक है? तो however this provision shall not apply to an education institution जिसको एडमिनिस्टर करा जा रहा है स्टेट के द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है? लेकिन यहां पर जो 90 प्लस कॉलेज हैं, उनमें से जैसे एक कॉलेज है सेंट स्टीफेंस या जीसस एंड मैरी, और एक है खालसा कॉलेज। अब जैसे मेरा कॉलेज था हिंदू कॉलेज, लेकिन वो एक नाम के लिए बस उसका नाम कर दिया गया है हिंदू, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि उसका प्रिंसिपल या उसका जो ट्रस्ट है उसके अंदर वो पुजारी वगैरह होते हैं, वो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से जो इनका प्रिंसिपल होता है ना, सेंट स्टीफेंस का, वहाँ का एक रूल है, वो रेवर्ड होता है। रेवर्ड का मतलब ये होता है कि चर्च के अंदर ना एक पोजीशन होती है एक फादर की, रेवर्ड, वो किसी चर्च से रिटायर्ड हुआ पर्सन यहाँ का प्रिंसिपल बनता है। दिल्ली की किसी चर्च या कहीं से भी अगर बाहर से भी बुला रहे, तो जैसे जब मैं हिंदू कॉलेज में था, उस टाइम पर जो सेंट स्टीफेंस के जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था रेवर्ड थॉमस वेल्सन थम्पू। रेवर्ड थॉमसन वेल्सन थम्पू, ठीक है? ऐसे जीसस एंड मैरी में होता है। और खालसा का भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इसी प्रकार से, यानी कि ये आप समझ पा रहे होगे, ये दोनों क्रिश्चियन बेस्ड कॉलेजेस और ये सरदारों वाला कॉलेजेस, कुल मिलाकर ऐसा अगर मैं बोलूं तो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तीनों कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के ब्रॉडर अम्ब्रेला के अंदर है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? एडमिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट। इन कॉलेजेस की लेकिन जो फंडिंग है ना, ये फंडिंग सरकार नहीं दे रही है, ये इनका खुद का एंडोमेंट और जो इन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, ये उससे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। और अगर ये डिसाइड करे कि हमें अपने धर्म की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर देनी है, तो ये अपने इंस्टीट्यूशन में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, हर, आई थिंक हर फ्राइडे को, यस हाँ, हर फ्राइडे को या मंडे को बाइबल के कुछ लेसन्स होते हैं। अंदर इन्होंने एक छोटा सा चर्च रूम भी बना रखा है। अब ये चीज अलाउड है, लेकिन अगर वो चर्च बेस इंस्ट्रक्शन, बाइबल बेस इंस्ट्रक्शन अगर कुछ चल रही है, अगर हम लोग हैं, हम में से कोई भी अभी इस लेक्चर में क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है? हम में से अभी जितने लोग यहां पर बैठे हो क्रिश्चियन नहीं, और मान लो कि हम सब लोग ना क्लासमेट्स हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे लिए इस सोमवार को या शुक्रवार को, मंडे और फ्राइडे को, क्या ये जरूरी है कि हम इसको अटेंड करें? बताओ, बोलो। नहीं। और मान लो अगर हम सारे क्रिश्चियन होते भी, तो हमारे लिए कंपल्शन है क्या? नहीं। लेकिन इस कॉलेजेस की काफ़ी ज़्यादा बैंड बजती रहती है, कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक कई बारी बात पहुंचती रहती है। ये कॉलेज के मतलब काफ़ी ज़्यादा नियम स्ट्रिक्ट रहते हैं, और थोड़ा सा धर्म को प्रमोट करने की दिशा में मतलब ये कॉलेज बहुत आगे बढ़ता रहता है,
ठीक है, काफ़ी बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बच्चे को एक मैगजीन एडिटर का काम दिया है इस कॉलेज का, उसने कुछ गलती कर दी तो उसको सस्पेंड कर देता है यहाँ का प्रिंसिपल। तो हाई कोर्ट में फिर बच्चे जाते हैं, बहुत बार इसका केस हाई कोर्ट में जा चुका है इसका। और हाई कोर्ट की जज फिर फटकार लगाते हैं यहाँ के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा। मतलब आउट ऑफ द एंटायर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 90 कॉलेजेस के अंदर सेंट स्टीफन्स के अंदर मतलब देखने को ऐसा लगता है डैट दे आर प्रमोटिंग क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इसका नेचर ही ऐसा है और कई बार हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है इनको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं फर्दर। आप लोगों को ऊपर वाली बात सारी समझ में आई अच्छे से? ये सेकंड एस्पेक्ट समझ में आ गया इसका कि कब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है और कब नहीं दी जा सकती है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? एक कीवर्ड क्या काम करेगा इसके पीछे? जब टोटल फंडिंग स्टेट के द्वारा तो दी जाएगी क्या? नहीं। जब फंडिंग स्टेट ना करे, फंडिंग तो उनका ट्रस्ट कर रहा है, रिलीजियस ट्रस्ट जो भी है वो कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्टर स्टेट के द्वारा करा जा रहा है, तब अलाउड है क्या? ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना। छोटा देखो माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है इतना, वरना फिर आप सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, भूल जाओगे। पॉलिटी सिर्फ कंसेप्ट्स के बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आप पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना 2017 के बाद से यूपीएससी में सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कभी भी मिल तो देखो, पॉलिटी का नेचर ऐसा है कि लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ। उसके पीछे एक नॉर्मल सा लॉजिक है कि भैया आप संविधान और संविधान के आर्टिकल को कैसे चेंज कर लोगे। हिस्ट्री भी सेम ऐसे ही है कि बाबर बाबर ही रहेगा, अकबर अकबर ही रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ही रहेगा। सिमिलरली आर्टिकल 28 ही रहेगा। लेकिन एप्लीकेशन पूछने में यूपीएससी ज्यादा इंटरेस्टेड है 2017 के बाद से, और ये अब एप्लीकेशन बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। जिसने कहते ना बिटवीन द वर्ड्स विद इन द लाइन्स अगर रीड नहीं करा अगर उसने, तो उसका निकलना मुश्किल है प्रीलिम्स की स्टेज को क्रॉस करना। उसके बाद फर्दर एक बात और है यहां पर इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। नो पर्सन अटेंडिंग एनी रिलीजियस अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। ठीक है, कोई भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज करा है, या फिर अगर उसको ध्यान से सुनना, या तो उसको स्टेट ने, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करता हूं जरा, स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज करा है, नंबर 1 कीवर्ड ये, या उसको एड मिल रही है, मदद मिल रही है किसी भी टर्म्स में, पैसों वगैरह की टर्म्स में स्टेट फंड से। अब स्टेट फंड से मिल रही है तो पैसों की टर्म्स में मिल रही है। प्रोविजन 1 या तो रिकॉग्नाइज करा गया है, प्रोविजन 2 उसको मदद मिल रही है स्टेट फंड से। तो किसी भी ऐसे पर्सन को जहां पर एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो पर्सन ने दाखिला करवाया हुआ है अपना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रूप कुछ ऐसा है कि उसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, नंबर 1। दूसरा, उसको स्टेट फंड से मदद मिल रही है किसी प्रकार की, नंबर 2। नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज कंसेंट। अब समझ में आ गया अनुज सरस्वती वंदना वाली बात? ठीक है, स्टेट ने तो पहचान, स्टेट ने तो मान्यता दी है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है कि मतलब अर्पित वो चीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हमारे सबके स्कूल जितने भी हम लोग स्कूलों में थे, हम सब लोग, क्या हमारे स्कूल रजिस्टर्ड नहीं थे? अगर रजिस्टर्ड नहीं होते तो मतलब वो तो सरकार बिल्डिंग खा जाती है ना। तो रिकॉग्नाइज कर रखा है स्टेट ने। और अगर फंडिंग मिल रही है, दोनों मतलब और है कंडीशन यार, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं सर हमारे स्कूलों को तो कभी फंडिंग नहीं मिली। कोई बात नहीं, रिकॉग्नाइज तो था ना, और करके लिखा हुआ है। मान लो कोई एक आपके गांव में या किसी भी जगह पर एक स्कूल है, कोई मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, हमारा हम सबका गांव है और वहां पर एक स्कूल है। सुपर 30 का बैच चल रहा है मान लो, आनंद कुमार का मान लो, और उसको मतलब उनको स्टेट फंडिंग देने लगी है काइंड ऑफ, कि आप एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर बनाना चाहो तो बना लो, हम आपको पैसा देते हैं, जैसा कि उनको ऑफर करा भी गया था। ठीक है, बहुत बार करा जा चुका है बिहार की सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी करा कई बार, मोदी जी ने भी करा कई बार। लेते नहीं है वो अलग बात है। जानते हो क्या आप सब लोग ना आनंद कुमार जी को, मैं जिनकी सुपर 30 बैच की बात कर रहा हूँ, जो आईआईटी की प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को। अभी मूवी भी आई थी सुपर 30 ऋतिक रोशन की उनके ऊपर। ठीक है, तो बिहार वाले यस है ना। तो यहां पर ऐसे केस के अंदर अगर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप अगर चल रही है उस इंस्टीट्यूशन में, तो किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं करा जाएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, नो पर्सन शेल बी रिक्वायर्ड टू। क्या उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो अटेंड करे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप उस इंस्टीट्यूशन में विदाउट हिज और हर कंसेंट। एक बात का दोस्तों और ध्यान रखना,
हमेशा कभी भी अपने पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट के आंसर के अंदर जब ही शी लिख रहे होते हो तो अपना टाइम बचाने के लिए, मतलब दोनों लिखा करो, टाइम बचाने के लिए ये ऐसे कर दिया करो, शी और ही। और अगर बात आती है हिज और हर, ये करा करो। ये जो छोटे छोटे इम्पैक्ट होते हैं ना, ये एग्जामिनर आपको इसमें अगर खुश होगा ना, तो हर 5 या 3 क्वेश्चन के आगे आगे चलते एक आधा आधा नंबर आपको मिलेगा इन सब चीज़ों लिखने का। दिस शोज यू आर फेमिनिस्ट इन नेचर। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता सिर्फ औरतों की, मतलब आप इक्वालिटी की बात करते हो। फेमिनिज्म का मतलब होता है यू टॉक अबाउट इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। ये छोटी छोटी बातें होती हैं आंसर राइटिंग में जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। एक और बात ध्यान रखना यूपीएससी में, एंड कभी भी ये वाला यूज़ मत करना, ठीक है? ये एंड नहीं होता है, एंड ये वाला यूज़ करना। क्योंकि जब आपका जो इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होगा ना, जो यूपीएससी के अंदर, उसमें जितने बार ये लिखोगे ना, तो -5 -5 -5 हो सकता होते रहे। और कई लोगों को ये समझ में नहीं आता। फिर हमारे जो कंपलसरी पेपर थे इंग्लिश हिंदी की, या जो भी आप दोगे, इंग्लिश तो देना ही पड़ेगा, जिसके अंदर 300 में से आई थिंक 99 नंबर चाहिए होते हैं मेंस के अंदर, क्वालिफाइंग पेपर होता है उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारा पूरे जीएस में तो बहुत अच्छे नंबर मिले, इसमें फेल हो गए हम, पता नहीं क्यों। और हिंदी के अंदर जो लिखते हैं, जैसे आप लोग तो अलग जिस भी लैंग्वेज से देना चाहो उसको दे सकते हो। ये वाली बात मैं एमपीपीएससी के लिहाज से भी बता रहा हूँ। हिंदी के अंदर कभी भी डॉट नहीं मारी जाती सेंटेंस के एंड में, पूर्ण विराम लगता है, ये ऐसा डंडा, पूर्ण विराम, ठीक है? तो जितने बार अगर कोई पर्सन सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद अगर वो ऐसी डॉट डाल रहा है, उसके -5 या -10 नंबर तक हो सकते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि भैया इस पेपर के अंदर बैठे उतना बेसिक ही नहीं पता। क्योंकि पर्सन खुश तो बहुत हो जाता है कि गाय के निबंध आते हैं, फूल के निबंध आते हैं, हमारी स्कूल, हमारी कक्षा, ऐसे अभी भी निबंध आते हैं जो 5th 4th क्लास में लिखवाए जाते थे। वो टेस्ट निबंध को नहीं कर रहे हैं। जो आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा ट्रैप है। वो ये सब छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को चेक करते हैं। डेट इज जो लिख कर आते हो वो आप लिख सकते हो ऐसे करके, लेकिन एंड मत लिख कर आओ ये वाला कभी भी। बिकॉज को कभी भी ऐसे करके लिख कर बताओ, मतलब अवॉइड दिस व्हाट्सएप लैंग्वेज, पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है उसके अंदर। टेक्नोलॉजी को कभी भी अगर जितने बार एग्जाम में अगर लिखोगे अगर ऐसे करके, आपके नंबर कटेंगे। ये अलाउड नहीं होता गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, लोगों को पता नहीं होता। लेकिन मैं यूपीएससी के पेपर जो चेक करते हैं उनसे कई बार इंटरेक्शन हुआ है मेरा अपने कॉलेज के टाइम पे। कुछ मेरे सीनियर प्रोफेसर थे, वो जाते थे यूपीएससी के पेपर चेक करने, तो ये सब चीज़ें मैंने पूछ रखी हैं उनसे। इन केस ऑफ अ माइनर, कंसेंट जो है उसके गार्जियन का वो नीडेड है, ठीक है? कि माइनर के केस, मतलब केस में कि मतलब मान लो छोटा बच्चा है, अब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये सोचे, मान लो अर्पित, कि हम ना इसके अंदर धर्म प्रमोट करेंगे और हम ना एडमिशन ही 1st से 5th क्लास के बच्चों के रखेंगे, ये किसी भी धर्म से आए, हम इनको ना क्रिश्चियनिटी के अंदर या फिर इस्लाम के अंदर या हिंदू के अंदर या फिर सिखिज्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सारे बच्चों को उस धर्म की बातें सिखा सिखा कर, पाठ पढ़ा पढ़ा कर, पूजा गवा गवा कर ऐसे कर देंगे। आसान है ना फिर बच्चों को ऐसे गीली मिट्टी को मोल्ड करना, बताओ? हो सकता है बड़े होकर वो अपना क्या कहते हैं धर्म में विश्वास खो दे, है ना? और इनकी ब्रांचेस खुल जाएं बहुत सारी जगह पर, और ये इनका मकसद हो कि ऐसे कर करके हम कन्वर्जन करवा सकते हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गार्जियन से। और बच्चे भी आजकल के कम हरामी थोड़ी ना, बच्चे तो घर पे आके बताएंगे नहीं यार, फिर वो करके वो स्कूल में ना प्रेयर होती है और ऐसा ऐसा गवाया जाता है। और अगर परमिशन ना लो फिर तो आप जानते हो इसमें पता चला अगले दिन पेरेंट्स पहुंच जाए। क्यों जैद? स्कूल कॉलेज के बाहर जाके अगले दिन हो जाए लाहौल बिला वक्त। हमारा जैद तो फतवा जारी करवा दे, नहीं जैद? आर्टिकल मेरे बच्चों को बनवाओगे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिस्टिंग्विश करता है। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ना एमपीपीएससी या यूपीपीएससी में आ सकता है कि आर्टिकल 28 के अंदर कौन से 4 प्रकार के रिलीजियस इंस्टीट्यूट, सॉरी कौन से 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है, चाहे उनका नेचर रिलीजन से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा गया हो, ठीक है? यहां पर लेकिन बात ये ध्यान रखना, हम आर्टिकल 28 को पढ़ रहे हैं, लेकिन
हम आर्टिकल 28 जो कि कैटेगरी है वो ब्रॉडर कैटेगरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। धर्म को यहां पर हम लोग धार्मिक इंस्टीट्यूशन को किससे जोड़ रहे हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो ये याद रखना, पहली कैटेगरी आर्टिकल 28 के अंदर कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है? ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको कंप्लीट तरीके से स्टेट के द्वारा मेंटेन करा जा रहा हो। दूसरा, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको एडमिनिस्टर करा जा रहा हो स्टेट के द्वारा, बट ये बट यहां पर बहुत बड़ी चीज है, बट उनको स्टैब्लिश करा गया हो अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट, जैसा कि हमने ऊपर सेंट स्टीफेंस के एग्जांपल में पढ़ा। तीसरा, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको रिकॉग्नाइज करा गया हो स्टेट के द्वारा। ये जितने मैं मार्क कर रहा हूं कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे आपके, इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे चौथा कैटेगरी ये कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको फंडिंग मिलती हो स्टेट से। तो अगर हम लोग बात करें ये ए वाले पार्ट की, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि कंप्लीट तरीके से मेंटेन है स्टेट के द्वारा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। वाइल इन बी, सिर्फ एडमिनिस्टर कर रहा है स्टेट उनको, लेकिन वो स्टैब्लिश करे गए एक उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ट्रस्ट के द्वारा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिया, एडमिनिस्टर सिर्फ उनको स्टेट कर रहा है। सेंट स्टीफेंस का एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा, खालसा, जीसस मैरी। ऐसी एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग उसका, क्या नाम है उसका, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। उसके बाद सी और डी, जिनको रिकॉग्नाइज करा गया और जिनको एड मिलती है स्टेट से, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। मर्जी है आपकी। ये सारे जितने मैंने रंग बिरंगी चीजें बनाई है ना, ये केक नहीं बनाया मैंने, ये आपके कीवर्ड्स हैं सारे के सारे इसके अंदर। क्या ये पूरा का पूरा आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन समझ में आया अच्छी तरीके से? बता दो मुझे। बोलो। तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।